हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम फंक्शनल जीनोमिक टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शनल जीनोमिक के बारे में पढ़ा था कि इसमें हम लोग जीनोम के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सो इसमें कुछ मेथड्स अप्लाई होंगे कि हम लोग कैसे उसके फंक्शंस को जानें। तो फंक्शनल जीनोमिक में हम कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, जैसे फिश एंड माइक्रोएरे टेक्निक। तो ये देखेंगे इसमें। फंक्शनल जीनोमिक्स डाइसेक्ट द एमर्जिंग नॉलेज अबाउट जीनोम्स टू अंडरस्टैंड द जीन एंड देयर प्रोडक्ट फंक्शन एंड इंटरैक्शंस, जैसा मैंने पहले बताया था। Two exciting new development are now enabling scientists to get a wealth of clues to this complicated story. The new technique, microarray technology and proteomics provide snapshots of all the genes expressed in cell or tissue under different environmental conditions. So functional genomics में हम लोग जीन का फंक्शन कैसे पता करेंगे? हम लोग देखेंगे कि उस जीन से क्या प्रोटीन बन रहा है, मतलब जीन का एक्सप्रेशन देखेंगे। तो हम लोग उसके लिए टेक्निक यूज़ करते हैं माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी एंड प्रोटियोमिक्स। और इससे हम लोग देखते हैं कि कौन सा जीन जो है इन अ सेल और टिश्यू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में एक्सप्रेस हो रहा है। क्योंकि जो हमारी बॉडी में सेल है ना, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ भी होते हैं। जैसे स्टमक के सेल अलग होते हैं, लीवर के सेल अलग होते हैं। तो ऐसे ही तो स्टमक में जो जीन एक्सप्रेस हो रहे होंगे वो अलग हो रहे होंगे, वैसे लीवर में भी एक्सप्रेस हो रहे होंगे जीन, वो भी अलग हो रहे होंगे। तो ऐसे ही पूरे बॉडी में, यानी कि पूरे जीन हर एक सेल में एक्सप्रेस नहीं होते। जो फंक्शन है उनका वही परफॉर्म करते हैं। जैसे स्टमक के सेल में HCl जो है प्रोड्यूस होगा, लेकिन और किसी सेल यानी कि कैसे लीवर के सेल को ऐसा नहीं होगा कि वो HCl प्रोड्यूस करने लगे, उसके अंदर HCl का प्रोडक्शन नहीं होगा। नाउ कहाँ गया? हाँ, द DNA माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल। तो ये बता रहे हैं कि जो DNA एरे टेक्नोलॉजी है, जो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, तो उसमें तो क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से कि DNA माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी जो है वो किस लिए यूज़ होता है। तो ये लेते ना, इज यूज्ड टू एनालाइज द एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ mRNA, दैट इज द मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल। यानी कि एक सेल में जितने भी mRNA एक्सप्रेस हो रहेंगे, सी जीन से mRNA बनता है एंड mRNA से प्रोटीन। अब mRNA से ही तो प्रोटीन बनता है, एंड mRNA का हमने पूरा एनालिसिस कर दिया, फंक्शन मतलब जान लिया कि इतने मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हो रहे हैं एंड इनसे ये प्रोटीन बन रहा है। तो हमें पता चल गया कि कौन सा जीन जो है वो सेल में एक्सप्रेस हो रहा है एंड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो DNA माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग एनालाइज करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ थाउजेंड्स मैसेंजर RNA मॉलिक्यूल। हमारे सेल में बहुत सारे mRNA मॉलिक्यूल हैं, तो उन सबको है हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रू DNA माइक्रोएरे टेक्नोलॉजी। ये याद रखना, थाउजेंड्स मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोग mRNA के एक्सप्रेशन को एनालाइज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फिश, जिसका फुल फॉर्म है फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन। तो फिश एक टेक्निक है जिससे हम लोग जीन का लोकेशन ऑन द क्रोमोसोम पता कर सकते हैं। जैसे जीन क्रोमोसोम के ऊपर जीन के लोकस होते हैं, यानी कि जीन की लोकेशन। तो इट इज़ पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस कलर इनटू DNA बाय टेक्निक कॉल्ड निक ट्रांसलेशन, डेवलप्ड इन 1977 बाय रिगबाई एंड पॉलबर्ग। तो 1977 में रिगबाई एंड पॉलबर्ग ने निक ट्रांसलेशन टेक्निक डेवलप की थी, एंड इससे हम लोग DNA के अंदर कलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि DNA को हम फ्लोरेसेंटली लेबल्ड बना सकते हैं, यानी कि जब हम उसको देखेंगे किसी डिवाइस से तो वो फ्लरिश करेगा, चमकेगा, ठीक है, फ्लोरेसेंट। तो निक ट्रांसलेशन में जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं? द एंजाइम्स DNA polymerase 1 makes DNA and DNA is 1 which cut DNA are combined in a buffered reaction with DNTPs including DUTP labeled with red or green fluorescence। तो देखो, हम पहले एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग DNA फ्रेगमेंट लेंगे जिसको हमें फ्लोरेसेंटली लेबल्ड करना है, यानी कि उसके अंदर ही हमें इंट्रोड्यूस कराना है। तो हम लोग छोटा सा प्रोब बनाते हैं। प्रोब एक ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ 8 से 10 जो हैं बेस पेयर होंगे, ठीक है, उसके अंदर 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे। तो हमने DNA फ्रेगमेंट ले लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हम लोग DNA पॉलीमरेज 1 डालते हैं, देन DNA is 1। तो देखो, DNA पॉलीमरेज 1 का फंक्शन हमने पढ़ा है। ये क्या करता है? ये रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है ना, मतलब DNTPs को ज्वाइन करता है, एक एक कर ज्वाइन करता है, एंड पूरा जो है एक स्ट्रैंड बनाकर कंप्लीट कर देता है, यानी कि DNA को बनाता है। एंड DNA is 1 जैसे कि पढ़ाई है कि DNAs जो होते हैं वो डाइजेस्ट करते हैं DNA को। तो अब देखो होता क्या है कि इसके अंदर हम लोग DNTPs भी ऐड करेंगे एंड DUTP भी ऐड करेंगे। DUTP क्यों? क्योंकि हमने जो ये फ्रेगमेंट लिया है वो RNA लिया है। तो RNA के केस में A जो है वो बाइंड करता है विद द U। तो हम लोगों को किसी एक न्यूक्लियोटाइड को फ्लोरेसेंटली लेबल जो है बनाना पड़ता है, यानी कि फ्लोरेसेंट बनाना होता है।
ताकि जब डीएनए पॉलीमरेज 1 डीएनटीपीज का यूज़ करे डीएनए बनाने में, जो डीएनएज 1 ने तोड़ दिया है, तो उसके अंदर फ्लोरेसेंट लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड हो जाए। एक बार हम इसका स्टेप्स देख लेते हैं। तो हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर डीएनए पॉलीमरेज 1 अपना डीएनए फ्रेगमेंट जिसको हमें फ्लोरेसेंटली लेबल्ड बनाना है एंड डीएनएज 1 और डीएनटीपीज के साथ ऐड कर दिया, जिसमें से कोई एक AGCT अगर डीएनए फ्रेगमेंट ले रहे हैं तो AGCT एंड अगर आरएनए फ्रेगमेंट ले रहे हैं तो AGTU। ये याद रखना, टी की जगह यू आता है, यूरेसिल। तो हमने यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट लिया है। डीएनए फ्रेगमेंट में क्या होगा, पहले ये डुप्लेक्स डीएनए है एंड इसके ऊपर डीएनएज 1 जो है वो एक्ट करेगा। डीएनएज 1 का फंक्शन ही यही है कि वो डाइजेस्ट करता है न्यूक्लियोटाइड को। तो इसने एक जगह से जो है न्यूक्लियोटाइड निकाल दिया, ये देखो ये यहाँ पे लगा हुआ था, इसको निकाल दिया। तो डीएनएज 1 ने न्यूक्लियोटाइड को निकाल दिया। निक क्रिएशन बाय डीएनएज 1। तो निक ट्रांसलेशन इसीलिए नाम हुआ है क्योंकि इसमें निक क्रिएट हो रहा है, एक जगह है। नाउ अब डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो आएगा एंड डीएनटीपीज को यूज़ कर ये जो निक है, यानी कि यहाँ पर जो एक जगह क्रिएट हुई है वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। डीएनए पॉलीमरेज 1 आइडेंटिफाइज द निक, जो भी निक यानी कि जो भी जगह खाली है उसको डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है एनालाइज करेगा और पता करेगा कि अच्छा यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड नहीं है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड उसको बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसने जब निक को आइडेंटिफाई कर लिया तो वो जो है न्यूक्लियोटाइड दैट इज डीएनटीपीज का यूज़ कर जो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड है, देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का है एंड ये जो रेड वाले हैं ये हट रहे हैं। तो यहाँ पे निक क्रिएट हुआ था तो यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर देगा एंड इसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो 1 है वो एक्सटेंड करता है चेन को फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो यहाँ से डीएनटीपीज जो है लगाते जाएगा और यहाँ से निकालते जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो 2 एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। एक तो वो सिंथेसिस भी कर सकता है एंड दूसरा वो रिमूव भी कर सकता है न्यूक्लियोटाइड को। तो यहाँ पर ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर रहा है डीएनए में जो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड है और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव भी कर दे रहा है। तो मतलब नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जा रहे हैं। इससे जो है डीएनए हमारा फ्लोरेसेंटली लेबल्ड हो जा रहा है। सिर्फ यही है, इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ हमें डीएनए के अंदर ना कलर इंट्रोड्यूस करना है, इसीलिए हम लोग ये जो है ये सब कर रहे हैं। एंड जब अब ये डिपेंड करता है कि हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना फ्रेगमेंट रखा है एंड कितना डीएनए पॉलीमरेज है। तो ये सब एक्टिविटी, तो जितना वो एक्टिविटी कर पाएगा उतना डीएनए जो है उतना फ्लोरेसेंटली लेबल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे फ्लोरेसेंटली लेबल्ड प्रोब या फिर डीएनए फ्रेगमेंट है जो वो रेडी हो गया, ये रहा। तो वो सब सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों को वही लिखना है जो बुक में लिखा हुआ है एंड सिंपली ये बुक में दिया हुआ है निक ट्रांसलेशन। इसमें पहले हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर एंजाइम्स जैसे डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए फ्रेगमेंट और डीएनएज 1 विथ डीएनटीपीज फ्लोरेसेंटली लेबल्ड ऐड करते हैं एंड जो बुक में दिया हुआ है दैट इज रेड एंड ग्रीन, उसको हमने फ्लोरेसेंटली लेबल्ड किया है। अब द डीएनए पॉलीमरेज 1 एड्स न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू टू 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल टर्मिनस दैट इज द रिजल्ट ऑफ निक ब्रेक क्रिएटेड बाय डीएनए 1 इन डीएनए। जैसे हमने पूरा स्टेप देख लिया। जो डीएनएज 1 है वो निक क्रिएट कर रहा है न्यूक्लियोटाइड को हटाकर, उसको जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 आइडेंटिफाई कर लेगा एंड वहाँ से न्यूक्लियोटाइड बनाना स्टार्ट कर देगा, मतलब न्यूक्लियोटाइड ऐड करना स्टार्ट कर देगा। इन द प्रोसेस द फ्लोरेसेंस labeled nucleotide in free nucleotide mixture become incorporated into the newly synthesized strand of DNA। अब ये जो पॉलीमरेज 1 है वो तो ऐसे ही जो बुक में लिखा हुआ है ना वैसे लिख देना। जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो जब न्यूक्लियोटाइड यानी कि जो हमने डीएनटीपीज दिए हैं उसको यूज़ करेगा एंड डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको सिंथेसाइज करेगा, तो उसके अंदर हमारा वो न्यूक्लियोटाइड भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा जो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड है। तो ये है निक ट्रांसलेशन कि हम लोग ऐसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कलर इनटू द डीएनए, यानी कि उसको फ्लोरेसेंटली लेबल्ड बना सकते हैं। तो ये है निक ट्रांसलेशन का जो फिगर है, इसमें भी वेल एंड अंडरस्टूड है कि अनलेबल्ड डीएनए लिया, डीएनए फ्रेगमेंट, एंड वही हो रहा है इसमें जो मैंने पहले ही फिगर में दिखा रखा था। एक बार पढ़ लेना इसको भी। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने पहले ही बताई थी, द डीएनए फ्रेगमेंट साइज विद फ्लोरेसेंस प्रोब आफ्टर निक ट्रांसलेशन डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ एंजाइम एंड द इनोकुलेशन टाइम ऑफ द रिएक्शन। यानी कि ये बोल रहे हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट फ्लोरेसेंटली लेबल्ड होंगे वो डिपेंड करेगा अपॉन द अमाउंट ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम हमने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना डाला है एंड उसको कितना टाइम दिया है रिएक्शन होने के लिए, इंक्यूबेशन टाइम, यानी कि उन सब में रिएक्शन जो हो रहा है उसके लिए हमने कितना टाइम दिया है। अगर कम टाइम रखेंगे तो जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो कम बनेंगे एंड ज़्यादा टाइम देंगे तो हमारे बहुत सारे जो डीएनए है वो फ्लोरेसेंटली लेबल्ड हो जाएंगे। द साइज रेंज कैन बी 300 to 3000 बेस पेयर। द application of fish can be illustrated by taking an example of chronic myelogenous leukemia, that is CML, इसका फुल फॉर्म है chronic myelogenous leukemia। तो फिश का जो एप्लीकेशन है वो है CML, ठीक है।
तो ये याद रखना कि जो एप्लीकेशन ऑफ फिश है वो है CML, यानी कि CML एक डिसीज़ है, यानी कि कुछ अभी हम पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग फिश का यूज़ कर कर ये कैसे डिटेक्ट करते हैं कि उस पेशेंट को CML है या नहीं है, इसीलिए CML एप्लीकेशन है फिश का। इट वॉज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द कैरियोटाइप एनालिसिस ऑफ द lymphocyte प्रिपरेशन मेड फ्रॉम ब्लड सैंपल ऑफ CML पेशेंट दैट देयर वॉज a 922 ट्रांसलोकेशन इन द क्रोमोसोम ऑल्सो कॉल्ड फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो ये बोल रहे हैं कि जो CML पेशेंट हैं उनके कैरियोटाइप एनालिसिस से हमें पता चला है। कैरियोटाइप मीन्स मतलब न्यूक्लियस की स्टडी। तो न्यूक्लियस से हमने क्रोमोसोम्स निकाले, दैट इज DNA निकाले, एंड उसकी स्टडी की कैरियोटाइप। तो लिम्फोसाइट में हमने, जैसे लिम्फोसाइट क्या है, इम्यून सेल्स हैं, उनसे हमने क्रोमोसोम निकाले एंड उनका एनालिसिस किया। तो हमने CML के पेशेंट में ये मिला कि, यानी कि जिन पेशेंट्स को CML था उनमें ये मिला कि जो 9 और 22 का है उनका ट्रांसलोकेशन हो गया है इन द क्रोमोसोम, एंड उस क्रोमोसोम को हमने फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम नाम दिया। अब देखो एक बार, तो मैं बोल क्या रही थी कि देखो ये क्रोमोसोम 9 है एंड ये क्रोमोसोम 22 है। तो होता क्या है CML के पेशेंट में, यानी कि जिनको CML है, तो क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 29 का ट्रांसलोकेशन हो जाता है। होता क्या है, ABL जीन, अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्रोमोसोम 9 पर ABL जीन होता है एंड क्रोमोसोम 22 पर BCR जीन होता है, नेम रख दिया है। तो ये रहा क्रोमोसोम 9 और ये रहा क्रोमोसोम 22। अब होता क्या है इनमें, तो ये जो ABL जीन है और ये जो BCR जीन है, ABL जीन से ये जो है यहाँ से ब्रेक हो जाता है एंड BCR जीन से इधर ये ब्रेक हो जाता है, ये यहाँ नीचे से ब्रेक होता है एंड ये पूरा इधर से ब्रेक होता है ऊपर से, ठीक है। ये जो ब्लू लाइन का ऊपर वाला है और ये रेड का जो नीचे पोर्शन, यानी कि ये रेड वाला जो है पोर्शन वो उधर ही रह जाता है एंड इसमें ग्रीन वाला पोर्शन पूरा साथ में आ जाता है। ABL जीन 22 में BCR जीन जो है उसी के पास रहता है। तो होता क्या है इसमें, ये जो फ्रेगमेंट है जिसके अंदर ABL जीन है वो और ये क्रोमोसोम 22 का, तो ये 9 का और ये 22 का, ये दोनों जुड़ जाते हैं आपस में जाकर। तो ये हो गया BCR और ये नीचे रहा हमारा ABL जीन, तो इन दोनों का फ्यूजन हो जाता है, BCR और ABL फ्यूजन जीन। एंड ये वाला जो ये जो है, वैसे ये हमारे काम का नहीं है लेकिन तब भी ये जो है ये इधर लग जाता है, तो ट्रांसलोकेशन हो गया, यानी कि एक इधर का जो फ्रेगमेंट है वो उधर चला गया, इधर का उधर आ गया। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, हाँ, BCR और ABL का जो ट्रांसलोकेशन हो गया एंड इसी क्रोमोसोम को हम बोल देते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है, जिसके यानी कि जिसमें 9 और 29 क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन हुआ है, इसी को हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। इसको नहीं बोलते हैं, ठीक है, इसको कुछ और बोलते हैं। इसको याद रखना कि क्रोमोसोम 22 और क्रोमोसोम 9 का जब ट्रांसलोकेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एंड इसके अंदर BCR और ABL का जो है जीन का फ्यूजन हो जाता है। आई होप कि मुझे समझ में आया होगा आप लोगों को, अगर नहीं आया होगा तो पूछ लेना एक बार कमेंट सेक्शन में। आगे हम बढ़ते हैं। ऑल्दो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सच सेल्स इट वॉज पॉसिबल टू फाइंड आउट द सीवियरिटी ऑफ द डिसीज, इट वॉज नॉट एन ईजी प्रोसीजर। तो देखो CML तभी होता है जब 9 और 22 की क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन हो जाए, यानी कि 922 ट्रांसलोकेशन हो जाए क्रोमोसोम में। तो हम लोग इसको डिटेक्ट कैसे करते थे कि यानी कि वो कितना सीवियर है वो डिसीज़, कितने सेल्स में वो हो चुका है, ये 922 ट्रांसलोकेशन कितने सेल्स में हो चुका है, इसका हम लोग पता कैसे लगाते थे। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सच सेल्स, यानी कि जिनमें भी 922 ट्रांसलोकेशन हो गया है उन सेल्स को हम काउंट करते थे एंड इससे हम लोग सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़ को है उसको पता लगाते थे। बट ये ईजी प्रोसीजर नहीं था। अब इसी सीवियरिटी ऑफ द डिसीज़ को हम लोग कैसे पता लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ फिश। The region on the chromosomes involved in translocation were identified on chromosome 9 and 22. From the DNA library, it was all possible to pick up clones carrying the particular gene involved in CML. Using Nick translation, it was possible to fluorescently label chromosome 9 region with red color and chromosome 22 region with green color and prepare the probe. So Nick translation हमने पढ़ रखा है। अब हम फिश का यूज़ कर कैसे ये CML का जो सीवियरिटी है पता लगा सकते हैं। तो इसमें हम पहले करते क्या है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं उस रीजन को जो ट्रांसलोकेट हो रहा है। जैसे क्रोमोसोम 9 में, जैसा हमने पहले पिक्चर में देख रखा है, ABL जीन का ट्रांसलोकेशन हो जा रहा है विद द BCR। तो हम उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व हैं। ये पहला स्टेप हो गया। फिर DNA लाइब्रेरी से हम उन जीन्स को निकाल लेते हैं, यानी कि DNA लाइब्रेरी एक जैसे लाइब्रेरी होती है हमारी बुक्स की, वैसे DNA लाइब्रेरी होती है जिसमें DNA स्टोर करके रखते हैं। उसमें हम कल्चरिंग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उसको मेंटेन करने के लिए होते हैं लोग, तो वो मेंटेन होता है। तो DNA लाइब्रेरी से हम लोग उस जीन के क्लोन्स पिकअप कर लेंगे जो इन्वॉल्व्ड हैं इन द CML। मतलब ABL और BCR जीन को हम लोग DNA लाइब्रेरी से पिकअप कर लेंगे, वो हमारे पास आ गए। अब निक ट्रांसलेशन का यूज़ करके हम उनको फ्लोरेसेंटली लेबल्ड कर देंगे।
और जैसे देखो क्रोमोसोम 9 पे है ABL जीन और क्रोमोसोम 22 पर है BCR जीन। तो हमने को लेबल कर दिया फ्लोरेसेंटली लेबल्ड, मीन्स कलर इंट्रोड्यूस कर दिया। ABL जीन को हमने रेड मार्क किया एंड BCR जीन को हमने ग्रीन मार्क किया। सी इसमें उल्टा दे रखा है, लेकिन जो बुक में लिखा है आप लोगों को वही लिखना है। जैसे इसमें लिखा है कि हम क्रोमोसोम 9 के ABL जीन को रेड कलर देंगे एंड क्रोमोसोम 22 के BCR जीन को हम लोग ग्रीन कलर देंगे। ये हमारा बन गया प्रोब, जो जीन हमने DNA लाइब्रेरी से निकाला था। सी ये पॉसिबल है कि हम अलग अलग कलर्स के प्रोब बना सकते हैं, बट इस समय जो बुक में दिया है वही लिखना, क्योंकि तुम ये जो है ना, ये रेड कलर की जगह और भी कोई कलर लिख सकते हो, बट इस समय यही लिखना जो बुक में दिया है, क्योंकि जब चेकिंग होती है तो जो आंसर की रहती है एग्जामिनर के पास, यानी कि जो चेक करता है उसको, पेपर को, बोर्ड की कॉपीज़ को, तो वो आंसर की को देख कर टिक करता है। तो क्या पता अगर उसमें रेड कलर दिया हो, यानी कि बुक के आंसर की में बुक के हिसाब से आंसर दिया हो तो उसमें रेड कलर दिया होगा, एंड अगर तुमने कोई और कलर लिख कर आ गए तो तुम्हारा रॉन्ग हो सकता है। इसीलिए जो बुक में दिया है वो लिखना, ठीक है। ये फिगर CML का, यानी कि जो भी ट्रांसलोकेशन होता है वो दे रखा है, तो उसको देख लेना। फिगर के नीचे भी जो लिखा है उसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 9 एंड क्रोमोसोम 22 फॉर्म्स एन एक्स्ट्रा लॉन्ग क्रोमोसोम 9 DER9 यानी कि DER9 एंड द फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम PH1 containing the fused ABCR gene. This is schematic view representing metaphase chromosome C. तो जिसमें फ्यूज़ हो गए हैं जीन ABL और BCR, उसको हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं, एंड जो जिसमें फ्यूजन नहीं हुआ है जीन का उसको हम बोलते हैं DER9, एंड वो हो जाता है एक्स्ट्रा लॉन्ग। ये जो क्रोमोसोम 9 है ना, ये वाला, ये एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाता है क्योंकि उसके पास वो क्रोमोसोम 22 का जो पार्ट है वो भी लग गया है, तो उसका साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि जो CML लिम्फोसाइट्स हैं, यानी कि हमें डिटेक्ट करना है कि कितना CML है जो फैल चुका है, कितने सेल्स में है। तो when CML lymphocytes smear cells were hybridized with the two probes in situ, and when observed under fluorescent microscope, the cells which were affected appeared yellow. Mixing of green and red color produces yellow color. So अब क्या करते हैं कि हम lymphocytes लेते हैं एंड उसको हम लोग हाइब्रिडाइज करा देते हैं विद द टू प्रोब्स। टू प्रोब्स हमारे कौन से थे, एक तो ABL था एंड एक BCR जीन था। ABL यानी कि क्रोमोसोम 9 वाले को हमने रेड दिया था, रेड कलर, एंड BCR वाले को हमने ग्रीन कलर दिया था। तो प्रोब है, एंड जैसे ही उन्हें अपना सीक्वेंस मिलेगा वो जाकर उस पार्ट से जुड़ जाएंगे क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ये जो प्रोब है ये उस जगह पे जाकर जुड़ जाएगा जहाँ पे भी ABL और BCR का जीन है। हाँ, तो देखो इसमें अब हम पता कैसे करेंगे। तो जो सेल हमारे अपीयर होंगे येलो वो होंगे CML, मतलब वो अफेक्टेड हैं, वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, एंड जो रेड और ग्रीन अपीयर होंगे वो नॉर्मल है, उनमें कोई ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो सेल है वो रेड, येलो और ग्रीन क्यों फ्लरिश करेगा अंडर द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो देखो हमारे पास है रेड प्रोब, ग्रीन प्रोब, एंड जब वो मिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा येलो। तो होता क्या है कि जब हम लोग लिम्फोसाइट के साथ प्रोब को मिक्स करते हैं तो इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब इसमें देखो क्या होता है, तो जो हमारा रेड है वो है ABL का कॉम्प्लीमेंट्री, ABL कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो आकर ABL से हाइब्रिडाइज हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जब हम इसको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये रेड चमकेगा। एंड अगर जो हमारा BCR जीन है उसको हमने लेबल किया है ग्रीन, जब ये क्रोमोसोम 22 पर जाकर जुड़ जाएगा तो ऑफकोर्स ग्रीन फ्लरिश करेगा अंडर द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। अब ये येलो कलर क्यों आ रहा है? येलो कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पर हमारे ABL जीन और BCR जीन का फ्यूजन हो चुका है, एंड इसीलिए जब ये प्रोब जो है, ये प्रोब ABL पे जुड़ेगा, रेड वाला ABL पे जुड़ेगा, हमारे पास ABL और BCR का मिक्स हो चुका है। जो रेड यानी कि जो अफेक्टेड सेल है जिसके अंदर फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, जो रेड वाला प्रोब होगा वो ABL पे जाकर जुड़ जाएगा, जो BCR वाला जो जीन प्रोब होगा वो BCR के जीन पे जाकर जुड़ जाएगा, और जब हम इनको फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें ये अपीयर होते हैं येलो, क्योंकि दूर से देखने में वैसे हो जाता है कि जो ऐसा लगता है कि जो रेड कलर है और ग्रीन कलर है मिक्स होकर आपस में येलो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हम पता कैसे लगा रहे हैं, तो हमें जितने येलो डॉट्स दिखेंगे हम पता कर लेंगे कि अच्छा मतलब इतने सेल्स में जो CML है वो हो चुका है, यानी कि इतने सेल्स में फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम यानी कि ट्रांसलोकेशन हो चुका है। तो हम उन सेल्स को काउंट कर लेंगे एंड सीवियरिटी ऑफ डिसीजेस जो है वो हमें पता लग जाएंगी, यानी कि वो कितना बॉडी में फैल चुका है। विजुअलाइजेशन के लिए देखो ऐसा दिखता है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप में
ये जो ग्रीन डॉट है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्रोमोसोम 22 है, नॉर्मल है। रेड इंडिकेट कर रहा है कि क्रोमोसोम 9 है एंड वो भी नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल सेल है। अब जब हमें येलो कलर अपीयर हो गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना येलो कलर, ये भी येलो कलर, यहाँ पे रेड, तो मतलब ये सब नॉर्मल है। बट ये येलो कलर दिख रहा है तो मतलब इसके अंदर भी फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, ऐसे हम लोग पता कर रहे हैं। एंड ये येलो कलर इसलिए दिख रहा है क्योंकि BCR और ABL जीन का फ्यूजन हो चुका है, ठीक है। ये रहा CML। तो हम एक बार अगर रिवाइज करना चाहें कि हम लोग करते क्या हैं फिश में, क्वेश्चन आएगा ना तो लिखेगा कि एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ फिश। तो लिख देना कि जो फिश है उसमें फिश का एप्लीकेशन यानी कि एग्जाम्पल देते हुए आंसर लिख देना। जो CML का है ना, लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे उस जीन को, उस फ्रेगमेंट को जो CML में इन्वॉल्व है। दूसरा, DNA लाइब्रेरी से हम उस जीन के क्लोन को ले लेंगे। तीसरा, निक ट्रांसलेशन कर उसको हम फ्लोरेसेंटली लेबल्ड बना देंगे। और उसमें ये भी लिख देना कि क्रोमोसोम 9 को हम रेड मतलब क्रोमोसोम 9 के जीन को, वो जो ABL जीन है उसको हम लोग लेबल करेंगे रेड, एंड क्रोमोसोम 22 के जीन को हम लोग लेबल करेंगे ग्रीन। देन लास्ट में हम लोग कर देंगे उन लोगों का हाइब्रिडाइजेशन, इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम लोग CML लिम्फोसाइट्स का स्मीयर बनाएंगे एंड उनको हम लोग हाइब्रिडाइज कर देंगे विद द 2 प्रोब्स इन सीटू। देन उनको ऑब्जर्व करेंगे अंडर द फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप। तो ये 4 स्टेप्स लिख देना अच्छे से। एंड लास्ट में ये भी बता देना कि जो नॉर्मल सेल है वो अपीयर करेंगे रेड या ग्रीन, रेड ग्रीन, एंड उनके अंदर येलो डॉट्स अपीयर नहीं होंगे। वहीं पे जो अफेक्टेड है उनके अंदर अपीयर होगा येलो कलर। एंड येलो कलर क्यों अपीयर होगा? क्योंकि मिक्सिंग ऑफ BCR और ABL जीन हो चुका है, इसलिए हमारे प्रोब मिलकर मिक्स होकर एक कलर दे रहे हैं येलो। तो मैंने पूरे स्टेप्स जो है इसको एक बार फिर से रिवाइज कर दिया है। द अनअफेक्टेड सेल अपीयर्ड एज रेड एंड ग्रीन। दिस टेक्निक नोन एज फ्लोरेसेंस इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन फिश अलाउस नोइंग स्टेटस इन द इंटरफेज अनलाइक इन कैरियोटाइपिंग वेयर यू नीड अ मेटाफेज क्रोमोसोम। तो फिश का जो है यूज़ क्या है, इस टेक्निक का फ़ायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? तो ये है कि फिश जो है ये अलाउज नोइंग द स्टेटस, यानी कि ये जो क्रोमोसोम है हमें इसके बारे में पता चल जाएगा इन द फेज ओनली। आई होप कि सेल साइकिल जो है वो हमें पता है। सेल साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, एक तो इंटरफेज जिसमें G1, S और G2 फेज आता है, एंड माइटोसिस एक अलग होता है जिसके अंदर पूरा सेल जो है वो डिवाइड कर जाता है। इंटरफेज में सिर्फ जो है सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है एंड यहीं पे रेप्लिकेशन हो गया होता है सेल का। तो जो फिश है ये टेक्निक्स को हम लोग यूज़ कर ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि उनके अंदर जो 922 का ट्रांसलोकेशन हुआ है या नहीं। तो इंटरफेज स्टेज पे ही हम लोग ये डिटेक्ट कर सकते हैं, स्टेटस जान सकते हैं। वहीं पे कैरियोटाइपिंग यानी कि कॉन्ट्रास्ट में दिया है। कैरियोटाइपिंग मीन्स क्रोमोसोम की स्टडी। तो कैरियोटाइपिंग में हम लोग क्रोमोसोम्स को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर हमें चाहिए होता है मेटाफेज क्रोमोसोम, जो मैंने अभी भी दिखाया। उसके अंदर जो मेटाफेज है तब का क्रोमोसोम चाहिए होता है हमें कैरियोटाइपिंग यानी कि उसकी स्टडी में। बट फ्लोरेसेंट यानी कि फिश टेक्निक यूज़ कर हम लोग स्टेटस CML का जान सकते हैं इन द इंटरफेज ओनली। ये एडवांटेज याद रखना। द स्टेटस ऑफ द डिसीज कुड easily be identified by counting the number of cell which appeared yellow, यानी कि जो येलो अपीयर हो रही है उनका नंबर ऑफ सेल्स काउंट कर लो एंड उतना स्टेटस ऑफ द डिसीजेस। फर्दर इट वॉज पॉसिबल टू मॉनिटर द इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी एंड ड्रग्स बाई टेकिंग आउट सैंपल्स एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अपीयरिंग येलो। तो इससे जो है हम मॉनिटर कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी, यानी कि जो भी हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं इसके लिए केमिकल की थेरेपी या फिर ड्रग्स, तो हम इन पेशेंट्स को देंगे एंड जब वो वापस चेकअप के लिए आएंगे तो हम उनका दोबारा से यही फिश को यूज़ कर ये डिटेक्ट करेंगे एंड देखेंगे जो नंबर ऑफ येलो डॉट्स हैं वो कम हो रहे हैं या नहीं। तो हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी एंड ड्रग्स, यानी कि वो काम कर भी रहा है कि नहीं। अगर येलो डॉट्स पहले के कंपैरिजन में कम हो जा रहे हैं तो मतलब ये काम कर रहा है, एंड हम लोग ऐसे मॉनिटर कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी एंड ड्रग्स। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो एरे टेक्नोलॉजी। इसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो फिश में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच।